पिछले वीडियो में हमने पंचायतों से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। कुछ समितियों का अध्ययन भी हमने किया था। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पंचायतों को कानूनी दर्जा मिला या संवैधानिक दर्जा मिला। तो उनके संवैधानिकरण की हम बात करेंगे। देखो, कल हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो 64 नंबर का था। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था। और ये 1989 में प्रस्तुत किया गया था। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अब देखो, इससे पहले है ना एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, ये समिति गठित हुई थी, हमने पढ़ा था 1986 में। और इस समिति ने ये सुझाव दिया था कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, कानूनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए किसे? पंचायतों को। तो उन्होंने क्या कहा था कि पंचायतों को क्या प्राप्त होना चाहिए? संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा LM सिंघवी समिति ने कहा था। तो इसी समिति के सुझावों पर उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी चाहते थे, क्या चाहते थे? कि पंचायतों को क्या प्राप्त हो? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। तो इसके लिए वो एक विधेयक लेकर के आए, और वो विधेयक कौन सा था? 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ये जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये 1989 में प्रस्तुत किया गया। किसमें? संसद में। इसे लोकसभा ने तो पास कर दिया। इस विधेयक को किसने पास कर दिया था? लोकसभा ने। लेकिन राज्यसभा ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। इसका काफी विरोध हुआ और ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था कि इस विधेयक में ना जो संघीय व्यवस्था थी, उस संघीय व्यवस्था में ज़्यादा शक्तियाँ, ज़्यादा प्रभावी या शक्तिशाली या मजबूत किसे बनाया जा रहा था? केंद्र को। तो इस संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा था, जिसके कारण ना राज्यसभा ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं की और ये विधेयक गिर गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम प्रयास 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1989 में संसद के सामने, जिसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया और असफल रहा। इसके बाद में अगला जो प्रयास हुआ वो हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक। 73वां संविधान संशोधन विधेयक। और ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में प्रस्तुत किया गया था संसद के सामने। प्रस्तुत करने के बाद में इसमें संशोधन करने के लिए, इसको अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो इसको प्रभावी ढंग से तैयार कर सके, इनमें जो कमियां उसे दूर कर सके। तो एक समिति बनी थी जिसे संयुक्त प्रवर समिति कहा गया। और ये संयुक्त प्रवर समिति जो बनी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो उसका अध्यक्ष बनाया नाथूराम
नाथूराम मिर्धा। तो इस प्रकार से संयुक्त प्रवर समिति का निर्माण किया गया था और इसका अध्यक्ष बनाया गया नाथूराम मिर्धा, और उन्होंने इसमें संशोधन करके इसमें जो आवश्यक सुधार होने थे वो सुधार करके सदन को वापस सौंपा गया। इस समिति का निर्माण मुख्य रूप से जो विधेयक होता है उस विधेयक को अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, संसद के सामने 1992 में प्रस्तुत किया गया, और लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया, उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। और स्वीकृति प्रदान करने के बाद में भारत में यह 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया, लागू हो गया। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और भारत में 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक था वो क्या हो गया, लागू हो गया। अब 24 अप्रैल को लागू होने के कारण इस 24 अप्रैल को किसके रूप में मनाते हैं, तो इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को लागू होने के कारण इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ किसे, पंचायतों को। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ, लागू हुआ 24 अप्रैल को। अब इसमें और भी 2-3 प्रावधान हैं, जैसे एक तो संविधान और संविधान में भाग 9 में इसकी व्यवस्था की गई। तो इस पंचायती राज को संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। पहली बात तो ये। अब भाग में जोड़ा तो अनुच्छेद भी होंगे, तो अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद देखो 243 से लेकर के 243 ओ तक हमें संविधान में किसका उल्लेख मिलता है, पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से संविधान का भाग कौन सा हो गया, संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायतों का उल्लेख मिलता है। एक इसमें व्यवस्था और की गई, संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो देखो संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में से 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन माध्यम से संविधान में जोड़ी गई। तो ये तो थी इसमें संवैधानिकरण किस प्रकार से कानूनी मान्यता या संवैधानिक मान्यता पंचायती राज को प्राप्त हुई। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो प्रमुख विशेषताएं, पंचायती राज की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा, अब ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा जो है वो गांव के पंजीकृत मतदाताओं से निर्मित
सभा या संस्था है। ठीक है, तो ग्राम सभा किसे बोलेंगे कि गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में से ऐसे लोग जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो पंजीकृत मतदाता हैं, उनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, ग्राम सभा का निर्माण होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी बैठक कब होती है, कि ग्राम सभा होगी वो उसकी बैठक कब कब बुलाई जाएगी। तो सामान्यतः वर्ष में 2 बार, ग्राम सभा की क्या होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान में इसकी कितनी बैठक होती हैं, 4। राजस्थान में इसकी कितनी बैठक होती हैं, तो राजस्थान में इसकी 4 बैठक होती हैं। ये बैठक कब कब होती हैं, तो देखो, एक तो 15 अगस्त, ठीक है, एक 26 जनवरी, इसके अलावा एक 1 मई और एक है 2 अक्टूबर। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 बार बैठक होती है राजस्थान में, एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को, एक 1 मई को और एक है 2 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से 2 अक्टूबर, 1 मई, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में हमें पता है कि भारत स्वतंत्र हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, 1 मई को मजदूर दिवस होता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। तो राजस्थान में इसकी बैठक कितनी बार होती है, 4 बार बैठक होती है। अब अध्यक्षता की बात कर लें कि जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो अध्यक्षता के बारे में हमें पता है कि ग्राम पंचायत होती है गांव में, और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच। तो जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, सरपंच। अगर मान लो सरपंच नहीं है तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच, अगर उप सरपंच भी नहीं है तो गांव में या ग्राम सभा के जो लोग हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को, ठीक है, तो ग्राम सभा में से ही एक व्यक्ति को इसका क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब गांव के विकास के जो काम है ना वो इसके माध्यम से किए जाएंगे। अब इसकी गणपूर्ति की बात करें, गणपूर्ति बोलते हैं या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरम, गणपूर्ति, कि ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है वो कितनी होती है, तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का कौन सा भाग, 10वां भाग। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाता हैं उनका 10वां हिस्सा अगर उपस्थित होगा तो बैठक किसकी होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी। तो ये होती है गणपूर्ति। तो ग्राम सभा को पढ़ने के बाद में दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था या प्रणाली। अब देखो, आपको याद आ रहा होगा बलवंत राय मेहता समिति जो हमने पढ़ी थी, जिन्होंने कहा था कि 3 स्तर होने चाहिए, किसमें, पंचायती राज में। और त्रिस्तरीय प्रणाली की हम बात करें तो देखो, एक तो इसमें होता है ग्राम स्तर, दूसरा इसमें होता है
खंड स्तर। तीसरा इसमें होता है जिला स्तर। एक ग्राम स्तर, दूसरा खंड या इसको ब्लॉक स्तर भी कहा जाता है, और तीसरा होता है जिला स्तर। अब ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पर जो संस्था होती है इसे बोलते हैं हम ग्राम पंचायत। ऐसे ही खंड या ब्लॉक स्तर पर जो संस्था होती है उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। और तीसरे की हम बात करें तो जिला स्तर पर जो संस्था होती है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें अपनाई गई है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जिस नोट के रूप में अगर हम इसको देखें तो कहा गया है कि ऐसा कोई भी राज्य, भारत का ऐसा कोई भी राज्य, तो ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो भारत का ऐसा कोई भी राज्य जिसकी जनसंख्या किससे कम है, 20 लाख से क्या है, कम है। ऐसे राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ऐसे राज्य में कौन सा स्तर नहीं होगा, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। मध्यवर्ती स्तर से अभिप्राय वहाँ पर पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये थी त्रिस्तरीय प्रणाली। तीसरे बिंदु के रूप में अगर हम देखें तो हम बात कर लेते हैं सदस्यों या अध्यक्ष का चुनाव। तो निर्वाचन की बात कर लें। सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव या निर्वाचन। तो सदस्यों की बात कर लें या अध्यक्ष की बात कर लें, उनका चुनाव किस प्रकार से होगा। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में देखो, एक तो होता है अध्यक्ष, ठीक है, और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा, तो ग्राम पंचायत जो सबसे निचली संस्था है किसकी, पंचायती राज की, सबसे निचला जो स्तर है उसमें जो अध्यक्ष होगा वो होगा सरपंच, और सदस्य जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पंच, ठीक है। ऐसे हम बात कर लेते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति में वही बात करें हम, एक तो अध्यक्ष की और बाकी सदस्यों की बात करें। तो यहाँ पर पंचायत समिति में जो अध्यक्ष होगा उसको हम बोलते हैं प्रधान, और सदस्यों को बोला जाता है डायरेक्टर या पंचायत समिति के सदस्य। फिर हम बात कर लेते हैं जिला परिषद की, जो सबसे बड़ी संस्था है पंचायती राज की, सर्वोच्च संस्था है जिला परिषद। अब जिला परिषद की बात करें तो इसमें भी अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष, और सदस्य की बात करें
तो अध्यक्ष तो कौन होगा? जिला प्रमुख। अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख। और सदस्य होंगे पार्षद। सदस्य कौन होंगे? पार्षद। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में चाहे वो सरपंच हो या फिर पंच हो, एक उप सरपंच भी होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो सरपंच और पंच इन दोनों की बात करें, दोनों का चुनाव कैसा होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा बाकी चाहे पंचायत समिति की बात कर लें या जिला परिषद की बात कर लें, इसमें जो सदस्य होंगे, जैसे जिला परिषद में जो सदस्य हैं जिन्हें हम पार्षद बोलते हैं, ऐसे पंचायत समिति में जो सदस्य हैं जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर, और ऐसे ही ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं जिन्हें हम बोलते हैं पंच। तो अगर तीनों की बात करें तो इनमें जो सदस्य होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत के सदस्य हों, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों या फिर जिला परिषद के सदस्य हैं, तीनों सदस्यों का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है? जनता के माध्यम से किया जाता है। तो इनका चुनाव जनता। यहाँ पर पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता। ठीक है। बाकी हम बात कर लें कि यहाँ पर हमने सरपंच की बात कर ली। सरपंच का चुनाव भी जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन पंचायत समिति में प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख। तो यहाँ पर उप प्रधान भी होता है, यहाँ पर उप जिला प्रमुख भी होता है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। जैसे इन्हें चुना जाता है वैसे ही उन्हें भी चुना जाएगा। तो प्रधान को कौन चुनेगा? कि जितने भी डायरेक्टर होंगे, पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होंगे, वो अपने में से किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर किसको चुनेंगे? प्रधान को। तो इस प्रकार से जनता द्वारा कैसा चुनाव हुआ प्रधान का? अप्रत्यक्ष। ठीक है। ऐसे ही जिला प्रमुख का चुनाव भी जो पार्षद होंगे, सभी पार्षद अपने में से बहुमत के आधार पर एक को क्या चुनेंगे? जिला प्रमुख, दूसरे को उप जिला प्रमुख। तो ये चुनाव भी जनता द्वारा नहीं हुआ, इसलिए कैसा चुनाव हो गया? प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सदस्यों या अध्यक्षों का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जिसे हम बोलते हैं सरपंच, वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। बाकी दूसरे और तीसरे में जो सिस्टम है वो दोनों में क्या है? सेम है, समान है। इसको पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे सीटों का आरक्षण। तो चौथा बिंदु हम ले लेते हैं सीटों का आरक्षण। सीटों के आरक्षण की बात करें तो इसमें जो तीनों स्तर हैं, तीन स्तर है ना, कौन कौन से? एक तो ग्राम स्तर, एक खंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। तो तीनों स्तर में आरक्षण की बात करें तो देखो, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को क्या दिया गया है? आरक्षण। वो कितना दिया गया? 1/3 आरक्षण दिया गया। किसमें? सीटों में। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया और 2008 में इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। तो तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 दे रखा है और वर्तमान में ये कितना हो गया है? 50% हो गया है। कब से? 2008 से। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको जो आरक्षण दिया गया है वो इनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इनको जो आरक्षण दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है? कि इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर।
तो इनकी जनसंख्या उसके अनुपात के आधार पर इन्हें क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर रखा है कि ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण राज्य सरकार अपने आधार पर दे सकती है। तो आरक्षण की हम बात करने के बाद में फिर आगे बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो 5 नंबर में हम ले लेते हैं कार्यकाल, कि पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। तो संवैधानिक मान्यता का मतलब यही है कि समय पर इनके चुनाव होंगे, हर 5 साल के बाद में इनके क्या होंगे, चुनाव होंगे। अगर मान लो 5 साल का समय पूरा होने वाला है और कितने महीने बाकी हैं, मात्र 6 महीने ही बाकी हैं। तो अगर 6 महीने का समय बाकी है और किसी कारण से अगर जो व्यवस्था है वो भंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वापस से उनका क्या होगा, चुनाव होगा, और वो 5 साल के लिए ही चुनी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि बीच समय में ही किसी कारण से अगर पंचायती की जो व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था है, वो किसी कारण से भंग हो गई, विघटित हो गई, तो फिर नई जो पंचायत है उसका चुनाव किसके लिए करवाया जाएगा, शेष बची हुई अवधि के लिए करवाया जाएगा। तो कार्यकाल तो 5 वर्ष है। ठीक है। अगर समय पूरा हो चुका है, लगभग 6 महीने ही बाकी हैं, तो ऐसी स्थिति में तो जो नई पंचायत होगी वो कितने साल के लिए गठित की जाएगी, 5 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। अन्यथा अगर मान लो बीच समय में ही पंचायत भंग हो गई है, विघटित हो गई है, तो फिर शेष समय के लिए नई पंचायत का निर्माण किया जाएगा। तो ये हुआ इनका कार्यकाल। और कार्यकाल के बाद में अगला बिंदु हम ले लेते हैं योग्यता को। तो उनकी योग्यता की बात कर लें तो पहली जो योग्यता है वो तो ये है कि किस वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त क्या होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरी इसकी योग्यता में है कि राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत वह अयोग्य नहीं हो। तो विधि के तहत वह अयोग्य न हो। तो राज्य विधानमंडल जो विधि बनाए, कानून बनाए, उसके तहत वह अयोग्य नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु हम ले लेते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। तो राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर करेगा, तो प्रति 5 वर्ष। तो प्रति 5 वर्ष पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। अब पंचायतों से संबंधित जो वित्त की व्यवस्था है, पंचायतों से संबंधित जो भी वित्त की समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 5वां वित्त आयोग है।
पांचवा वित्त आयोग सक्रिय है, जिसका अध्यक्ष बना रखा है किसे? अध्यक्ष ज्योति किरण को बना रखा है। तो ये तो हुआ राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के बाद में अगला जो अपना बिंदु है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो देखो, स्थानीय संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं, स्थानीय संस्थाओं के जो भी चुनाव होते हैं, जिसमें कौन कौन आता है? जिसमें एक तो पंचायत के चुनाव हैं और दूसरा नगरीय संस्थाओं के चुनाव हैं। तो स्थानीय संस्थाओं के जो भी चुनाव होंगे, जिसमें चाहे पंचायत का चुनाव हो या फिर नगरीय संस्थाओं का क्या हो? चुनाव हो। ये चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करेगा? तो ये मुख्य रूप से देखो, मतदाता सूची तैयार करेगा, मतदाता सूची बनाना, ये इसका काम है। चुनाव करवाना तो निर्वाचन का काम हो जाएगा, ठीक है। चुनाव निष्पक्ष हो, अच्छा हो, इसकी जिम्मेदारी भी इसी की होती है। शपथ का जो उल्लेख है, शपथ दिलाना निर्वाचित पदाधिकारियों को, वो भी इसी का कार्य है। तो इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय संस्थाओं का चुनाव करवाता है, मतदाता सूची तैयार करवाता है, उनका चुनाव करवाता है, साथ में शपथ दिलाता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसमें एक व्यक्ति होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो किसके माध्यम से की जाती है? राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। तो इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी किसके माध्यम से किया जाता है? राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इसको हटाने की बात करें तो हटाने का वही उल्लेख है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटाता है? तो संसद के माध्यम से हटाया जाता है। तो इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल के माध्यम से ही किया जाता है। एक होता है इसमें राज्य निर्वाचन अधिकारी, उसकी जो नियुक्ति है वो भी किसके माध्यम से की जाती है? राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। अब देखो 11वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख मिलता है? 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। तो आज हमने पढ़ा पंचायती राज। Please subscribe YouTube channel, share and like it.